देखिए मेरे प्यार छात्र, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पृष्ठ रसायन केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 का प्रश्न है, जो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाले हैं। और इस वीडियो में हम बात कर लेंगे कोलाइडी विलयन के बारे में। कोलाइडी विलयन के बारे में बात करेंगे, जो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेसिकली खास होने वाले हैं। तो मेरे प्यार प्यार छात्र, आप लोग का एग्जाम मात्र कितना दिन बचा है? सभी छात्र बताइएगा। 10 से 12 दिन बचा है, और 10 से 12 दिन जम के पढ़ाई कर लीजिए मेरे प्यार छात्र, क्योंकि ये मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो क्या करें मेरे प्यार छात्र, ये मौका को गंवाएं नहीं। तो आप लोग बिना टाइम गंवाए मेरे इस YouTube चैनल पर जुड़ जाए। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे इस YouTube चैनल का नाम आरती शर्मा AS क्लासेस +2। तो मेरे इस YouTube चैनल पर जो भी छात्र नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि नए नए नोटिफिकेशन पहुँचे। और वीडियो अच्छा लगते हैं तो कमेंट करके शेयर दबा के करिएगा। चलिए मेरे प्यारे साथ, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि इस वीडियो में बताने वाले हैं हम VVI प्रश्न के बारे में, जो कि 35 प्रश्न आप लोग को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न की बात ना करें मेरे प्यारे छात्र, और इस प्रश्न का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है? क्या कह रहा है कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है? सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है। एक का फटाफट से हो जाएगा 10 - 6 - 10 - 9 m। क्या होगा? 10 - 6 - 10 - 9 m। क्या कह रहा है प्रश्न कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार होता है 10 - 6 - 10 - 9 mm। ऑप्शन नंबर ए लगाएं। चलिए अगला देख लेंगे हम दूसरा नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण मैकऑर्थर विधि से किया जाता है? कि निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण मैकऑर्थर विधि से किया जाता है, यानी कि मैकऑर्थर विधि से किया जाता है। सभी प्यारे छात्र देख लीजिए, और AG इसका आंसर हो जाएगा AG। क्या कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण मैकऑर्थर विधि से किया जाता है? तो AG से। क्या होगा? AG से। ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, AG। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण मैकऑर्थर विधि से किया जाता है? तो AG से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम तीसरा नंबर में। लवण सेतु में क्या कह रहा है कि लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होता है क्योंकि डैश होता है। कि लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होता है क्योंकि डैश होता है। तो KCl प्रयुक्त होता है K+ और Cl- आयनों के चालक तत्व लगभग बराबर है। क्या कह रहा है कि K+ और Cl- आयनों के चालकता लगभग बराबर है। सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होता है क्योंकि K+ और C1- आयनों के चालक तत्व लगभग बराबर है। ऑप्शन नंबर डी लगाएं। चलिए अगला देखते हैं 4 का। दूध क्या है? दूध क्या है? सभी प्यारे छात्र देख लीजिए, दूध क्या है? दूध जल में परिक्षेपित वसा है। क्या होगा? जल में परिक्षेपित वसा है, जिसे हम दूध कहते हैं। क्या होगा मेरे प्यारे छात्र 4 का कि जल में परिक्षेपित वसा को दूध कहते हैं। क्या कह रहा है मेरे प्यारे छात्र कि दूध क्या है? तो दूध जल में परिक्षेपित वसा है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे हम 5 का। 5 में क्या कह रहा है कि किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। कि किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। सभी मेरे प्यारे साथ देख लीजिए, और प्रश्न को हमेशा समझकर ही टिक लगाइए। हम बार बार कह रहे हैं कि प्रश्न को हमेशा समझकर ही टिक लगाएं। क्या कह रहा है कि किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कह रहा है? उपयुक्त में सभी पर। क्या कह रहा है कि किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है गैस के ताप पर, गैस के दाब पर, गैस की प्रवृत्ति पर। तो इसका आंसर लगाना ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी पर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम 6 का कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? निम्नलिखित में कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? 6 का सभी प्यारे छात्र देख लीजिए, और ठंडा का समय में गला फंस जाता है पढ़ाने में, इसी वजह से दिक्कत होती है।
कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। 6 का लगा लीजिए ऑप्शन नंबर डी में, क्या हो जाएगा प्लेटिनम। क्या होगा प्लेटिनम। क्या कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे प्लेटिनम। चलिए अगला देख लेते हैं हम 7 नंबर में। 7 में क्या कह रहा है कि स्विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लास इज रेडली एड एब्सोर्बेड बाय एक्टिव चारकोल। क्या कह रहा है कि स्विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लास इज रेडली एब्सोर्बेड बाय एक्टिव चारकोल। सभी देख लीजिए। और साथ में इंग्लिश का दिया गया है, तो साथ में इंग्लिश का आंसर क्या हो जाएगा SO2। क्या हो जाएगा SO2। ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा SO2। चलिए 8 का देख लेते हैं क्या कह रहा है कि 2SO2G प्लस O2G एरो V2O5S25O3 एरो एक उदाहरण है। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसका प्रेरण बता रहा है। क्या कर रहा है 2SO2G प्लस O2G एरो V2O5S25O3 एरो एक उदाहरण है। 8 का प्यार छात्र देखिएगा विषमांग उत्प्रेरण का। विषमांग उत्प्रेरण का ये जो है ना ये सब उन्हीं का है। क्या होगा विषमांग उत्प्रेरण का। क्या कह रहा है 2SO2G प्लस O2G एरो V2O5S25O3 एरो एक उदाहरण है। तो विषमांग उत्प्रेरण विधारण। क्या कह रहा है कि विषमांग उत्प्रेरक का। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 9 का कि लोहा धातु के निष्कर्षण में प्रदावन की विधि में बनाने वाली धातुमल की रासायनिक संरचना है। क्या कह रहा है कि लोहा धातु के निष्कर्षण में प्रदावन की विधि में बनाने वाले धातुमल की रासायनिक संरचना है। 9 का सभी प्यारे साथ देख लीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि लोहा धातु के निष्कर्षण में प्रदुवल की विधि में बनाने वाले धातुमन रासायनिक संरचना। इसका आंसर हो जाएगा CaSiO3। क्या होगा CaSiO3। ऑप्शन नंबर डी लगाइए। चलिए अगला देख लेते हैं हम क्या कह रहा है 10 का। 10 में क्या कहता है मांड विधि द्वारा कौन धातु शुद्ध किया जाता है। मांड विधि द्वारा कौन धातु शुद्ध किया जाता है। 10 का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिए मांड विधि द्वारा कौन सा धातु शुद्ध किया जाता है। 10 का आंसर लगा लीजिए फटाफट से कि मांड विधि द्वारा कौन सा धातु शुद्ध किया जाता है, तो Na। क्या होगा Na। ऑप्शन नंबर सी लगाइए Na। चलिए 11 का देख लेते हैं। 11 में क्या कह रहा है कि सभी लेंथेनॉयड के लिए कौन सी निम्नलिखित ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य है। क्या कह रहा है सभी लेंथेनॉयड के लिए कौन सी निम्नलिखित ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य है। सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिए। और आंसर क्या कह रहा है कि सभी लेंथेनॉयड के लिए कौन सी निम्नलिखित ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य है। 11 का आंसर हो जाएगा +3। क्या होगा +3। क्या कह रहा है प्रश्न कि सभी लेंथेनॉयड के लिए कौन सी निम्नलिखित ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 12 का। 12 में क्या कह रहा है कि धातु आयनों की पहचान तथा मात्रात्मक आकलन के लिए अभिकर्मक प्रयुक्त होते हैं। क्या कह रहा है कि धातु आयनों की पहचान तथा मात्रात्मक आकलन के लिए अभिकर्मक प्रयुक्त होते हैं। 12 का सभी मेरे प्यारे साथ देख लीजिए। प्रश्न को समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि धातु आयनों की पहचान तथा मात्रात्मक आकलन के लिए अभिकर्मक प्रयुक्त होते हैं। 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कह रहा है इनमें से सभी EDTA DMG अल्फा निटोसिस बीटा नैप हिट होल। ऑप्शन नंबर डी लगाना है। क्या करना है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए 13 में क्या होगा कि निम्न में से कौन
प्यूरिन उत्पन्न है। क्या होगा, निम्न में से कौन प्यूरिन उत्पन्न है। सभी प्यारे छात्र देख लीजिए 13 में कि निम्न में से कौन प्यूरिन उत्पन्न है। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लाउनिन। क्या होगा, ग्लाउनिन। ऑप्शन नंबर बी लगाना है, ग्लाउनिन। प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन फ्यूरी उत्पन्न है, तो ग्लाउनिन। ऑप्शन नंबर बी लगाएं, ग्लाउनिन। चलिए अगला देख लेते हैं 14 नंबर में। 14 में क्या कह रहा है कि द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण क्या कहलाता है। कि द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण क्या कहलाता है। 14 नंबर में सभी छात्र देख लीजिए और 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पायस। क्या होगा, पायस। क्या कह रहा है कि द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण क्या कहलाता है, पायस। ऑप्शन नंबर सी लगाएं, पायस। क्या कर रहा है, द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण क्या कहलाता है, पायस। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 15 नंबर में ब्राउनियम गति का कारण क्या है। क्या कर रहा है, ब्राउनियम गति का कारण क्या है। 15 का देख लीजिए प्यारे छात्र कि ब्राउनियम गति का कारण है, तो ब्राउनियम गति का कारण है परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात। परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडीय कणों पर संघात। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम, ऑप्शन नंबर सी लगाइए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 16 का कि धनात्मक। क्या कर रहा है कि धनात्मक सोल के स्कंद के लिए सर्वाधिक प्रभावी पदार्थ है। कि धनात्मक सोल के स्कंद के लिए सर्वाधिक प्रभावी पदार्थ है। सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिए और प्रश्न को समझ लीजिए कि धनात्मक सोल के स्कंद के लिए सर्वाधिक प्रभावी पदार्थ है। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, K4FeCN6। क्या होगा, K4FeCN6। ऑप्शन नंबर ए लगाइए, K4FeCN6। 16 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 17 में। 17 में क्या कह रहा है कि किसी आयन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है। किसी आयन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है। 17 का सभी प्यारे छात्र देख लीजिए कि किसी आयन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर। संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर। ऑप्शन नंबर बी लगाएं। क्या कह रहा है प्रश्न कि किसी आयन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 18 का क्रिस्ट लगभग। क्या कह रहा है कि क्रिस्ट लाभ कोलाइडी से भिन्न है। क्रिस्ट लाभ कोलाइडी से भिन्न है। सभी प्यारे छात्र देख लीजिए कि क्रिस्ट लाभ कोलाइडी से भिन्न है। 18 का आंसर लगा देंगे कणों के आकार में। क्या होगा, कणों के आकार में। प्रश्न क्या कर रहा है कि क्रिस्ट लाभ कोलाइडी से भिन्न है कणों के आकार में। कणों के आकार में। ऑप्शन नंबर बी लगाएं, कणों के आकार में। चलिए अगला देख लेंगे हम 19 में। 19 में क्या कह रहा है कि ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है। कि ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है। 19 का सभी प्यारे छात्र देख लीजिए, ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है। 19 का आंसर हो जाएगा जेल। क्या होगा, जेल। ऑप्शन नंबर बी लगाएं, जेल। प्रश्न क्या कर रहा है कि ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण कहलाता है जेल। ऑप्शन नंबर बी लगाएं, जेल। चलिए अगला देख लेंगे हम 20 का। 20 में क्या हो जाएगा कि सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम उत्प्रेरक की अधिक सक्रियता यह एक कारण है कि डैश होता है। क्या कह रहा है कि सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम उत्प्रेरक की अधिक सक्रियता का यह भी एक कारण है कि डैश होता है। आंसर सभी छात्र देखिएगा कि इसका अधिक बड़ा पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। क्या कह रहा है कि सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम उत्प्रेरक की अधिक सक्रियता का यह भी एक कारण है क्योंकि इसका अधिक बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अधिक बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन नंबर बी, 20 का बी। चलिए 21 में देख लेंगे आइसक्रीम। आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है क्योंकि क्या आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। जिलेटिन बर्फ के कणों का स्कंद से रक्षण करती है। क्या कह रहा है कि आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है क्योंकि जिलेटिन बर्फ के कणों का स्कंदन से रक्षण करती है। सभी छात्र देख लीजिए और ऑप्शन नंबर सी लगाइए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जिलेटिन। चलिए अगला देख लेते हैं हम क्या कर रहा है 22 में।
एल्बुमिन, एल्बुमिन का क्या होगा कि एल्बुमिन का सर्वनर्क जिलेटिन से अधिक परंतु स्टार्च से कम है। गोंद का सर्वनर्क स्टार्च से कम परंतु एल्बुमिन से अधिक है। इन द्रव स्नेही कोलाइडों में सबसे उत्तम रक्षी कोलाइडी क्या है? क्या कह रहा है प्रश्न? सभी प्यारे छात्र देख लीजिए कि एल्बुमिन का स्वर्णक जिलेटिन से अधिक परंतु स्टार्च से कम है। गोंद का स्वर्णक स्टार्च से कम परंतु एल्बुमिन से अधिक है। इन द्रव स्नेही कोलाइडों में सबसे उत्तम रक्षी कोलाइडी कौन सा है? 22 का हो जाएगा जिलेटिन। क्या हो जाएगा? जिलेटिन। प्रश्न फिर से देख लेते हैं। एल्बुमिन का सर्वनक जिलेटिन से अधिक परंतु स्टार्च से कम है। गोंद का सर्वनक स्टार्च से कम परंतु एल्बुमिन से अधिक है। इन द्रव श्रेणी कोलाइडों में सबसे उत्तम रक्षी कोलाइडी है जिलेटिन। ऑप्शन नंबर बी लगाएं, जिलेटिन। चलिए अगला देख लेंगे हम तो इसका कि उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसमें किसी अशुद्ध कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों के अणु और आयन पार्चमेंट झिल्ली से होकर बाहर निकल जाते हैं परंतु कोलाइडी कण नहीं होते। क्या कह रहा है? उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसमें किसी अशुद्ध कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों के अणु और आयन पार्चमेंट झिल्ली से होकर बाहर निकल जाते हैं परंतु कोलाइडी कण नहीं होते। तो इसका सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिए। फिर से देख लेते हैं हम 23 नंबर में क्या कह रहा है कि उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसमें किसी अशुद्ध कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के अणु और आयन पार्चमेंट झिल्ली से होकर बाहर निकल जाते हैं परंतु कोलाइडी कण नहीं होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी में क्या है? अपोहन। क्या होगा? अपोहन। ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, अपोहन। चलिए अगला देख लेंगे 24 का कि कोलाइडी विलयन। क्या होगा? कोलाइडी विलयनों के अस्थायित्व के लिए दायी क्या है? क्या होगा कि कोलाइडी विलयनों के अस्थायित्व के लिए उत्तरदायी क्या है? उत्तरदायी क्या है? 24 का सभी छात्र देखिए और 24 का भी आंसर डी ही होगा। क्या होगा? डी। क्या कह रहा है कि कोलाइडी विलयन के अस्थायित्व के लिए उत्तरदायी क्या है? तो सभी प्यारे छात्र देख लीजिए। कोलाइडी कणों का विद्युत आवेश और उनकी ब्राउनियम गति है। क्या होगा? कोलाइडी कणों का विद्युत आवेश और उनकी ब्राउनियम गति है। ऑप्शन नंबर डी लगाएं। चलिए अगला देखेंगे हम 25 में। 25 में क्या कह रहा है कि बादल कोहरा कुहासा द्रव गैस कोलाइडी एरोसोल है। धूम स्मोक किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? क्या कह रहा है कि बादल कोहरा कुहासा द्रव गैस कोलाइडी एरोसोल है। धूम स्मोक किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? धूम स्मोक किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? 25 का आंसर लगाना ऑप्शन नंबर ए, ठोस गैस। क्या हो जाएगा? ठोस गैस। ऑप्शन नंबर ए लगाएं, ठोस गैस। क्या कह रहा है कि बादल कोहरा कुहासा द्रव गैस कोलाइडी एरोसोल है। धूम स्मोक किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? ठोस गैस। ऑप्शन नंबर ए, ठोस गैस। चलिए 26 में देखेंगे। द्रव विरोधी कोलाइडी कहलाते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। सभी प्यारे छात्र देखिए, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, अनुत्क्रमणीय कोलाइड। क्या होगा? अनुत्क्रमणीय कोलाइड। क्या कह रहा है कि द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं तो अनुत्क्रमणीय कोलाइड। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 27 में देखेंगे। दूध का उदाहरण बताएं। सभी छात्र देखिएगा, दूध का उदाहरण क्या होगा? दूध का उदाहरण हो जाता है पायस का। क्या होगा? पायस का। सभी प्यारे छात्र देखिए, दूध का उदाहरण हो जाएगा पायस। क्या होगा? पायस। दूध का उदाहरण पायस। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 28 में देखेंगे कि किसी अभिक्रिया के उत्प्रेरक क्या होता है? किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या होता है? 28 का देख लीजिए, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या होता है? 28 का आंसर होगा उत्प्रेरक, मतलब उपयुक्त सभी। क्या होगा? सभी हो जाएगा। क्या होगा कि किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित करता है, सक्रियण ऊर्जा को घटाता है, अभिक्रिया के अंत में रासायनिक दृष्टिकोण से अपरिवर्तित। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी लगाना है। चलिए 29 में क्या कह रहा है? सभी छात्र देख लीजिए
किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है? किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है? 29 में सभी छात्र देख लीजिए कि किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है। 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण धातु। क्या होगा? संक्रमण धातु। ऑप्शन नंबर बी लगाएं। क्या कह रहा है कि किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है? तो संक्रमण धातुएं। ऑप्शन नंबर बी लगाएं। चलिए अगला देख लेंगे हम 30 का। तापक्रम क्या कह रहा है कि तापक्रम के बदलाव के प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक है। तापक्रम के बदलाव के प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक है। सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिए, जाइमेज। क्या होगा? जाइमेज। प्रश्न क्या कह रहा है कि तापक्रम के बदलाव के प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक है जाइमेज। ऑप्शन नंबर सी लगाएं, जाइमेज। चलिए 31 में देखेंगे, वनस्पति तेल के बारे में नहीं पता होगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। देखिए, घी से लेके तेल की बात किया जाता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। 31 का आंसर लगाना है NI होता है। क्या होगा? NI। क्या कह रहा है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है NI। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, NI। चलिए अगला देखेंगे हम 32 का। तेल के क्या कह रहा है कि तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? सभी मेरे प्यारे साथ देख लीजिए और आंसर से फटाफट से लगाना है। 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NI। क्या होगा? इसमें भी NI का बात किया जाता है। NI का बात किया जाता है। क्या कह रहा है कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो NI का। ऑप्शन नंबर बी लगाएं। चलिए अगला देख लेंगे 32 के बाद 33 का। हेबर विधि क्या कह रहा है कि हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में Fe उत्प्रेरक के लिए विद्धक का कार्य करता है। क्या कह रहा है कि हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में Fe उत्प्रेरक के लिए विद्धक का कार्य करता है। सभी छात्र देख लीजिए। संद्र 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा MO। क्या होगा? MO। चलिए 34 में देख लेते हैं क्या कह रहा है कि उत्प्रेरकीय गुण का प्राय दर्शाते हैं। 34 को संक्रमण तत्व। क्या होगा? संक्रमण तत्व। क्या कह रहा है प्रश्न कि उत्प्रेरकीय गुण प्राय दर्शाते हैं संक्रमण तत्व। ऑप्शन नंबर ए। चलिए लास्ट देखेंगे हम 35 का। अम्लीय क्या कह रहा है कि अम्लीय KMnO4 द्वारा ऑक्जेजिल अम्ल C2H2O4 के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक है। सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिए कि अम्लीय KMnO4 द्वारा ऑक्जेजिल अम्ल के C2H2O4 के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक है। सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिए। प्रश्न हमेशा समझिएगा। क्या कर रहा है कि अम्लीय KMnO4 द्वारा ऑक्सिल अम्ल C2H2O4 के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Mn++। क्या हो जाएगा? Mn++। ऑप्शन नंबर सी। तो फाइनली मेरे प्यार साथ वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर छापिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।